जय हिंद साथियों, आपको कंसेप्ट किंग मिथिलेश में स्वागत है। और आप आज फिर लेकर के आ गया हूँ चौथा सेट साइंस का, जो आपको बिहार पुलिस मद्य निषेध इसमें हेल्पफुल होगा। और आपको एग्जाम तक के मैं सेट लेकर के आया हूँ, और आप देखें और इसे सेट लगाए और एनालिसिस करता हूँ, उससे मिला करके आप देखें कितने आपको आता है। और आप तैयारी करते रहें मन से, क्योंकि बहुत कम समय बचा हुआ है। तो आइए देखते हैं। पहला आपके क्वेश्चन है कि B1 का अन्य नाम क्या है। तो B1 का अन्य नाम क्या होता है? थायमीन हम लोग जानते हैं, थायमीन। रेटिनॉल को क्या कहते हैं? A। कैल्सिफेरॉल को क्या कहते हैं? D। और एस्कॉर्बिक अम्ल C को कहते हैं, है ना। तो ये विटामिन का नाम है, रासायनिक नाम है ये, ठीक है। अगला देखिए, रक्त को थक्का बनाने में कौन सा प्रोटीन सहायक होता है? आपको प्रोटीन पूछा गया है, कौन सा प्रोटीन सहायक होता है। यहाँ विटामिन नहीं पूछा गया है, खनिज नहीं पूछा गया है, प्रोटीन पूछा गया है। तो हीमोग्लोबिन क्या होता है? ब्लड को क्या करते हैं? लाल करते हैं। एल्बुमिन क्या होते हैं? एल्बुमिन जो है हमारे बॉडी में पानी को क्या करते हैं? बांध कर रखते हैं। और फाइब्रिनोजिन, ये फाइब्रिनोजिन है जो हमारा क्या करता है? ब्लड को थक्का बनाता है। विटामिन में आइएगा तो क्या होता है? विटामिन में आपका क्या आता है? खनिज में आइएगा तो क्या आता है? खनिज में आइएगा तो आपका कैल्शियम आता है, सीएम होता है। ये सब क्या करता है? मदद करता है ब्लड को थक्का करने में। अगला आइए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रासायनिक उद्योग में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किस रूप में किया जाता है? यहाँ रूप पूछा गया है, किस रूप में किया जाता है। तो किस रूप में किया जाता है? ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है, ठीक है। ऑक्सीकारक के, इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन देता है और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, वही होता है ऑक्सीकारक, ठीक है। अगला देखिए, वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थ को अधिक समय तक बाहर रखने पर क्या होता है? इसको जब बाहर छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? जम जाएगा, मीठे हो जाते हैं। भोजन में विद्यमान वसा और तेल ऑक्सीकृत हो जाते हैं, भोजन का रंग नीला हो जाता है। क्या हो जाता है? तो भोजन में विद्यमान वसा और तेल क्या हो जाते हैं? ऑक्सीकृत हो जाते हैं, ठीक है। क्या हो जाते हैं? ऑक्सीकृत हो जाते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ रक्त प्लाज्मा में मौजूद नहीं होता है? रक्त प्लाज्मा में मौजूद नहीं होता है। इसमें से कौन सा पदार्थ है जो आपको रक्त प्लाज्मा में नहीं पाया जाता है? ठीक है, तो वह है हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन जो है ये क्या होते हैं? आरबीसी में ये उपस्थित होते हैं हीमोग्लोबिन। और लवण, यूरिया और ग्लूकोज ये जो है ये किसमें पाए जाते हैं? प्लाज्मा में पाए जाते हैं। अगला देखिए, सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? सीएनजी का पूरा रूप क्या होता है? तो सीएनजी का होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएफ का आंसर होगा, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी क्षार के आकार की संरचना केवल तभी केंद्रक में पाई जाती है जब कोशिका विभाजित होती है? तो ये कोशिका होता है, इसके अंदर क्या होता है? केंद्रक होता है। कोशिका के अंदर क्या होता है? केंद्रक होता है। इसी में क्या होता है? एक बेलन के आकार का क्या होता है? बेलन के आकार का सेंट्रोसोम पाया जाता है, सेंट्रोसोम पाया जाता है, ठीक है। जो कोशिका विभाजन का कार्य करता है। जब कोशिका विभाजन होता है तभी जाकर के क्या होता है? वो गुणसूत्र का निर्माण करता है, क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमोसोम्स का निर्माण करता है, ठीक है। तो ये जो है पहले क्या रहता है? एक बिखरे हुए रहता है, और वही जो है क्या होता है?
जब कोशिका विभाजन होता है तो ये क्या होता है, एक जगह संगठित होकर के तो गुणसूत्र का निर्माण कर देता है। अगला देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य तो जानते ही हैं, एटीपी का निर्माण करता है, इसको कोशिका के अंदर क्लीन करने का काम करता है ये लाइसोसोम, और राइबोसोम है प्रोटीन का संश्लेषण करता है। अगला देखिए, ध्यान पूर्वक भोजन करते समय हार्मोन मस्तिष्क को तृप्ति का संकेत देता है। तृप्ति का संकेत देना मतलब संतुष्ट कर देना। तो इंसुलिन करता है, ग्रेलिन करता है, लेप्टिन करता है, एड्रेनालिन करता है। कौन करता है? तो आप रामायण देखे होंगे, उसमें जो है कौन, हनुमान जी जो है खाना खा रहे थे तो उनको तृप्ति ही नहीं मिल रहा था, तो क्या किए, राम जी जो है तुलसी के पत्ते में क्या करते हैं, मतलब तुलसी के पत्ते में मिठाई को लपेट करके देते हैं और खाते हैं तो उनको तृप्ति मिलती है। तो ये समझिए तृप्ति, ठीक है। तो ये लेप्टिन नाम का एक हार्मोन होता है जो हमें क्या करता है, तृप्ति देने का कार्य करता है। इसे क्या करते हैं, भूख का हार्मोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूख का हार्मोन भी कहा जाता है, हार्मोन कहा जाता है, ठीक है। भूख का हार्मोन भी कहा जाता है। ग्रेलिन भी उसी तरह के हैं जो पेट में पाए जाते हैं, ये वसायुक्त आपका में पाए जाते हैं। एड्रेनलिन जो है यह क्या करता है, जैसे हम गाड़ी वगैरह चलाते हैं या अचानक कोई ऐसा शरीर में उत्पन्न हो जाता है तो उस समय यह बहुत तेजी से काम करता है। एड्रेनलिन उत्तेजना को हमारा बढ़ाता है, ठीक है। और जैसे गिर गए, एक्सीडेंट कर गए, तो उस समय अचानक जो है ये एड्रेनलिन क्या करता है, काम करता है, जिसकी वजह से हमें होश आ जाता है और हम उठ करके खड़े हो जाते हैं। तो उस समय इसीलिए इसको कहा जाता है लरो और उड़ू, ये तुरंत रिएक्ट करता है, ठीक है। ये एड्रेनलिन है। और इंसुलिन तो जानते हैं कि इंसुलिन की कमी से क्या हो जाता है, मधुमेह रोग हो जाता है, ठीक है। इंसुलिन में होता है क्या कि सुक्रोज की मात्रा बढ़ जाता है, मतलब शुगर की मात्रा बढ़ जाता है। तो ये इंसुलिन होता है मधुमेह के लिए, मधुमेह के लिए, है ना। और ग्रेलिन भी तो इसी में आता है, लेप्टिन में ही आता है इसी तरह में, ठीक है। एड्रेनलिन के बारे में जान गए। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन से प्रोटीन का स्रोत नहीं है? प्रोटीन का स्रोत नहीं है, ठीक है। तो प्रोटीन में दाल होता है, आपको नहीं पूछा गया, दाल होता है, अंडा में भी प्रोटीन होता है, चावल में नहीं होता है, दूध में भी प्रोटीन होता है, बच्चे को दिया जाता है प्रोटीन युक्त दूध जो है, ठीक है। तो दूध में नहीं पाया जाता है, चावल में नहीं पाया जाता है, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा परिधीय तंत्रिका तंत्र का भाग है? परिधीय तंत्रिका तंत्र जो हमारा स्कल मतलब ब्रेन से जो जुड़ा होता है और स्पाइनल कॉर्ड पीछे की भाग जो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है उसी को हम क्या कहते हैं? परिधीय तंत्रिका तंत्र का भाग कहते हैं। तो कपालीय तंत्रिका तंत्र जो हमारे कपाल से में स्थित होता है और स्पाइनल तंत्रिका तंत्र जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है, ठीक है। तो ये इसका भाग है, ठीक है। कपाल तंत्रिकाएं और स्पाइनल तंत्रिकाएं ये हमारा परिधीय तंत्रिकाएं तंत्र का भाग है। आइए अगला देखते हैं। ऊष्मा अंतरण की वह विधि जिसे माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब ऊष्मा अंतरण मतलब जिससे ऊष्मा जाता है लेकिन उसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे जिसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उसे कहा जाता है रेडिएशन। क्या कहा जाता है? विकिरण कहा जाता है। विकिरण में जैसे सूरज का प्रकाश आता है तो बिना वायुमंडल को गर्म किए हुए हमारी पृथ्वी को गर्म करता है। पूछा जाता है कि पृथ्वी किस विधि से द्वारा गर्म होता है, तो यही है रेडिएशन, विकिरण। सूरज विकिरण के कारण जो है, सौर विकिरण के कारण ही जो है पृथ्वी गर्म होता है। याद रखेंगे, पृथ्वी जो है हमारा गर्म, पृथ्वी जो है गर्म इसी विधि से होता है, ठीक है। चांद में जो है हमारा जो है धातु आ जाता है, ठोस चीज, कंडक्शन
ठीक है, चालन में। संवहन में क्या होता है, पानी वगैरह जो है गर्म होता है, लिक्विड जो गर्म होता है वो संवहन विधि से होता है, कन्वेक्शन विधि से गर्म होता है। ठीक है, क्या होता है, गर्म होता है तो पानी ऊपर आता है, फिर ठंडे पानी नीचे जाता है। तो उस तरह से जो है क्या करता है वो संवहन का कार्य करता है, कन्वेक्शन का काम करता है, और हमारा पानी क्या होता है, गर्म होता है। तो संवहन विधि द्वारा हो गया। वायुमंडल जो है गर्म होता है, संवहन विधि द्वारा होता है। वायुमंडल भी, ठीक है, वायुमंडल भी गर्म कैसे होता है, संवहन विधि से होता है। अगला देखिए, ध्वनि। ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है, पिछले वीडियो में बताए हैं, बताइए। ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंगे है, तो बताए हैं कि ध इसमें भी है, और आगे देखिए अनुदैर्घ्य, धैर्य इसमें है, तो आधा ध इसमें भी है, इसमें भी है। तो क्या हो गया, अनुदैर्घ्य तरंगे हो गया। प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था, प्रकाश के वेग को सबसे पहले किसने मापा था। एक रोमर नाम का वैज्ञानिक थे जिसने प्रकाश के वेग को सबसे पहले मापे थे। कौन, रोमर नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रकाश के वेग को सबसे पहले मापे थे। अगला देखिए, दर्पण बनने वाला प्रतिबिंब, दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब किस कारण से बनता है। क्वेश्चन कहा गया है कि दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब किस कारण से बनता है। तो प्रकाश जब आता है तब प्रकाश क्या करता है, एक चिकनी सतह से जब गुजरता है तो क्या होता है, परावर्तित होती है, और उसी माध्यम में वो परावर्तित होती है। ठीक है, तो परावर्तित यानी चिकनी सतह पर जब पड़ता है तो वो परावर्तित होता है। तो जब एक दर्पण पर जब पड़ता है तो उसी माध्यम में वो लौट करके हमारा क्या करता है, प्रतिबिंब को दिखाता है, यानी परावर्तन करता है, वो परावर्तित रूप से वो लौटता है। तो क्या करता है, वो परावर्तन करता है, जिसके कारण वो क्या होता है, हमारा प्रतिबिंब दिखा देता है। ठीक है, अगला देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य क्या है। तो उत्प्रेरक का मतलब होता है वैसे रासायनिक प्रक्रिया जिसमें क्या करता है, क्या करता है, उसकी गति को बढ़ाना या घटाना, गति को बढ़ाना या घटाना, उसी को हम उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है ना, इसका कार्य क्या है, गति को बढ़ाना या घटाना। इसमें कहाँ है गति को बढ़ाना या घटाना, यही तो है, गति को बढ़ाना या घटाना या घटाना, है ना, ये भी आएगा, बढ़ाना या घटाना रहे तो चल जाएगा। तो रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य क्या है, तो गति को बढ़ाना या घटाना। ठीक है, तो इसमें गति बढ़ाना दिया है तो गति बढ़ाना हो जाएगा, ताप घटाना नहीं होगा, है ना, रंग बदलना नहीं होगा, अभिक्रिया रोकना नहीं होगा। ठीक है, गति को बढ़ाना या घटाना होगा। अगला देखिए, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर समझेंगे, समझाते हैं। और ये सब क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और पूछता है, आगे भी पूछेगा, इसलिए ध्यान रखिए, इसमें 2-3 चीज बताते हैं, आप समझेंगे। पहला, यहाँ सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक, विद्युत का ऋणात्मकता सबसे ज्यादा किसमें होता है, फ्लोरीन में होता है। फ्लोरीन को बोलते हैं F2। ठीक है, और यह सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। यह जो है आवर्त सारणी में, आवर्त समूह में जो है, आवर्त समूह के यह समूह कितना में आता है, 17 में आता है। ठीक है, और क्लोरीन भी जो आता है यह भी क्या होता है, सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील तत्व होता है, सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील, ठीक है, तत्व है। सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील तत्व कौन है, क्लोरीन है। आप विद्युत का सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है, फ्लोरीन है। यहाँ 2 क्वेश्चन है, देखिए, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व तो फ्लोरीन, और सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील तत्व तो क्लोरीन, और दोनों जो है किस में आते हैं, समूह 17 में ही आते हैं। किस में आते हैं, ग्रुप 17 में ही आते हैं। और दोनों को क्या कहा जाता है, कौन सा समूह कहा जाता है,
हैलोजन समूह, हैलोजन समूह या परिवार, इसी को परिवार बोलते हैं। ठीक है, ये पूछा जाता है कि क्लोरीन किस समूह का सदस्य है, तो हैलोजन समूह का है, या समूह 17 को क्या कहा जाता है, हैलोजन समूह कहा जाता है। ये सब याद रखेंगे, हैलोजन समूह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों क्लोरीन और फ्लोरीन, क्लोरीन हो गया सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील और फ्लोरीन हो गया सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक। ठीक है, क्लोरीन का उपयोग कहाँ किया जाता है, पानी को साफ करने के लिए किया जाता है, उसमें कीटाणुओं, बैक्टीरिया वगैरह, वायरस वगैरह को मारने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला देखिए, सोना किस अम्ल में घुलता है, सोना किस अम्ल में घुलता है। ठीक है, इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, एक्वा रेजिया में घुलता है। ठीक है ना, सोना किस अम्ल में घुलता है, एक्वा रेजिया में घुलता है। ठीक है, अगला देखिए, पारे का उपयोग थर्मामीटर में क्यों किया जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पारे का उपयोग थर्मामीटर में क्यों किया जाता है, पारा ही एक ऐसा धातु है, पारा ही एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में, तरल अवस्था में रूम टेम्परेचर पर पाया जाता है। ठीक है, पारा पूछा जाता है क्वेश्चन कि कौन ऐसा धातु है जो तरल अवस्था में पाया जाता है, तो पारा है। ठीक है, पारा जो है, और यह थर्मामीटर में इसलिए लगाया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का क्या होता है, सबसे अच्छा सुचालक होता है। ठीक है, ऊष्मा का क्या होता है, पारा जो होता है, पारा ऊष्मा का क्या होता है, सुचालक होता है, सुचालक होता है। तो यह क्या होता है, जब तापमान बढ़ता घटता है तो क्या करता है, ये तेजी से प्रसार करता है, मतलब तेजी से काम करता है, तो ये समान प्रसार करता है। ठीक है, क्या करता है, समान प्रसार करता है। ठीक है, अगला देखिए, ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, आपके लिए क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, विद्युत अपघटन के, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के, चालन के, विकिरण के। तो विकिरण तो पहले वो कट गया। ठीक है, ये तो नहीं होगा, चालन भी नहीं होगा, विद्युत अपघटन और विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो ट्रांसफॉर्मर जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला देखिए, लेजर का पूर्ण रूप क्या होता है, LASER, यही ना है लेजर। तो लेजर का होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, इसी को लेजर बोला जाता है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा। अगला देखिए, कोशिका का शक्ति गृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। कोशिका का शक्ति गृह किससे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण करता है, दोनों सही है कथन, ये भी सही है, ये भी सही है। तो क्या होगा इसमें, दोनों सही है, दोनों सही है, क्योंकि कोशिका के शक्ति गृह किससे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को, और राइबोसोम के प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ठीक है, अगला देखिए, अब इसी तरह का क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए घबराएंगे नहीं, बनाने का कोशिश करें इस तरह का क्वेश्चन, क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन अब पूछा जा रहा है। अगला देखिए, कथन। ठीक है, कथन है RNA में थाइमीन पाया जाता है। ठीक है, RNA में थाइमीन पाया जाता है, नहीं, RNA में यूरेसिल पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। क्यों, क्योंकि DNA में जो है थाइमीन पाया जाता है, DNA में क्या पाया जाता है,
थायमीन पाया जाता है, ठीक है। और जब आरएनए आता है तो थायमीन के जगह पर क्या आ जाता है आरएनए में? यूरेसिल आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है, ठीक है, यूरेसिल आ जाता है, ठीक है, यूरेसिल आ जाता है। अगला देखिए, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना वाटसन और क्रिक ने दिया था। बिल्कुल सही बात है। डबल हेलिक्स मॉडल जो है किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने। यानी एक गलत है, दो सही है, एक गलत है, दो सही है, ठीक है, यानी बी इसका आंसर होगा। अगला देखिए, कथन ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। सही है, ओजोन परत कहां पाया जाता है? समताप मंडल में पाया जाता है, ये भी सही है। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होती है, ठीक है, तो क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होती है, ठीक है। तो देखिए इसमें समताप मंडल में पाया गया, क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं, तो यानी दोनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो दोनों सही हुआ। सी में दोनों सही है। इस तरह से जो है चुन करके लगाएंगे। अगला देखिए, इंसुलिन, प्रश्न है आपका, इंसुलिन है ना, इंसुलिन, थायराइड और इसको मिलान करना है। आप मिलाइए, आप मिला सकते हैं, मिलाइए। इंसुलिन, इंसुलिन कहां स्राव होता है? अग्नाशय, यानी ए का दो, ए का क्या होगा? दो हो गया, ठीक है। उसके बाद थायराइड है ना, थायरॉक्सिन, ठीक है, थायरॉक्सिन का क्या हो जाएगा? थायराइड, तो क्या हो जाएगा? बी का एक हो जाएगा, और दो का ये तो खत्म हो गया। एनालिसिस कीजिए, दो तो इसमें है और इसमें है, और एक किस में है? बी में है, बी में एक यहाँ है, यहाँ नहीं है बी में, तो ये भी खत्म हो गया, यानी इसका आंसर क्या होगा? एक होगा। ए का दो, ठीक है, बी का एक, थायरॉक्सिन, थायराइड का अग्रह से हो गया। उसके एड्रेनलिन अधिवृक्क का, यानी सी का थ्री, एड्रेनलिन जो है अधिवृक्क ग्रंथि से संबंधित है। टेस्टोस्टेरोन वृष्ण से संबंधित है। टेस्टोस्टेरोन किससे संबंधित है? वृष्ण, ठीक है, किससे संबंधित है? वृष्ण से। टेस्टोस्टेरोन इससे संबंधित है, ठीक है। अधिवृक्क एड्रेनालिन, ठीक है। उसके अग्नाशय इंसुलिन, लिन से, ठीक है। थायरॉक्सिन, थायराइड, ठीक है, थायराइड से हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा? ये 2 1 3 1, 2 1 3 4, ठीक है। अगला देखिए, मानव शरीर में मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है? तो ये थैलेमस ग्रंथि के नीचे पाया जाता है, हमारे मस्तिष्क के निचले भाग में पाया जाता है, आंखों के पीछे जो है ये स्थित होता है, जिसे हम पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं, मास्टर ग्रंथि, ठीक है ना। ये क्या करता है? हमारा कुछ ऐसे अधिवृक्क वगैरह है, उसका क्या करता है? ये कंट्रोल करके रखता है, हार्मोन का कंट्रोल करके रखता है, इसलिए इसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, ठीक है। बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। अगला देखिए, डीएनए की द्विहेलिक्स मॉडल किसने दिया था? किसने दिया था इसमें से? ढूंढिए। तो वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। वाटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, ठीक है। अगला देखिए, निम्न कौन सा आरएनए प्रोटीन संश्लेषण में अमीनो अम्ल को राइबोसोम तक पहुंचाता है? अमीनो अम्ल को राइबोसोम तक पहुंचाता है। अगर वीडियो
मेरा कंटेंट नहीं देखे हैं तो आप राइबोसोम पढ़ करके देख लीजिएगा। राइबोसोम पढ़ाया गया है टॉपिक में। आप सेल चैप्टर को खोलेंगे, उसमें आपको मिल जाएगा राइबोसोम। ठीक है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर के देख सकते हैं। तो राइबोसोम, तो देखिए यहाँ पर देखिए एक छोटा सा एम लिखा हुआ है, छोटा सा आर लिखा हुआ है, टी लिखा हुआ है, इस तरह से देख रहे हैं लिखा हुआ मिल रहा है। तो ये एम मतलब होता है मैसेंजर, मैसेंजर, ठीक है। और आर मतलब होता है राइबोज, राइबोज, ठीक है। और टी मतलब होता है ट्रांसफर, ट्रांसफर, ठीक है। तो ये ट्रांसफर करने का कार्य करता है। कौन करता है? tRNA, ठीक है, tRNA, tRNA, ट्रांसफर राइबोन्यूक्लिक एसिड। इनमें से कौन सा आरएनए प्रोटीन संश्लेषण में अमीनो अम्ल को राइबोसोम तक पहुंचाता है? तो राइबोसोम तक कौन पहुंचाता है प्रोटीन अम्ल को? tRNA, ठीक है। ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये क्या करता है? बेसिस करता है ना। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन जीवित जीवाश्म, यहां पर टूट गया है, नहीं है, नहीं है, ठीक है। इसमें से कौन, निम्नलिखित में से कौन जीवित जीवाश्म नहीं है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसमें से जो है आपको ढूंढना है कि कौन नहीं है जीवित जीवाश्म, ठीक है। तो पेरिपेटस है, ये भी एक पेरिपेटस जो होते हैं कीड़ा होते हैं, जो कि ये जीवित जीवाश्म, पहले ये जाने जीवित जीवाश्म वो होते हैं कि जो मतलब करोड़ों वर्षों से जो है जीवित है और उसी अवस्था में आज भी स्थित है। मतलब पेड़ पौधे हो चाहे जानवर हो, वो अभी भी उसी अवस्था में है और अपना कितने भी परिवर्तन हुआ, वायुमंडल परिवर्तन, मतलब जो भी क्लाइमेट परिवर्तन हुआ उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, फिर भी वो अपने यहाँ स्थित है। कुछ ऐसे चीज है जो डायनासोर से पहले का भी है और आज भी जिंदा है और अपनी अवस्था में जीवित है, ठीक है। तो पेरिपेटस भी एक कीट आता है, ठीक है। तो ये भी अपनी अवस्था में जिंदा है, तो ये भी जीवित जीवाश्म है। साइकस, साइकस जो है एक पौधा है, ठीक है, पौधा है साइकस, जो कि अभी भी ये अपनी अवस्था में है, साइकस, ठीक है। तो ये भी एक जीवित जीवाश्म है, ये भी जीवित जीवाश्म हो गया। लाइटिमेरिया जो है एक मछली का रूप है, किसका है? ये तो पौधा हो गया, एक कीड़ा है ये, है ना। और ये क्या है? लाइटिमेरिया जो है मछली का एक प्रजाति है, समूह होता है मछली का। ये भी आज के डेट में वैसे ही अवस्थित है जैसे करोड़ों वर्ष पहले थे। तो ये लाइटिमेरिया है। अब पाइनस जो है एक आधुनिक रूप से जो है अभी जो है चल रहा है पाइनस, तो ये जो है जीवित जीवाश्म में नहीं है। जीवित जीवाश्म का मतलब है जो करोड़ों वर्षों से जिंदा है और आज भी उसी अवस्था में, उसी को जीवित जीवाश्म कहा जाता है, ठीक है। तो पाइनस जो है एक आधुनिक आपका है और ये अपनी अवस्था, एक पौधा है, ये भी एक क्या है? पौधा का ही रूप है, ठीक है। ये आज भी है और ये आधुनिक रूप से है, ठीक है। और देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस के कारण होता है? वायरस, विषाणु के कारण, ठीक है। तो विषाणु के कारण कौन कौन होता है? तपेदिक मतलब टीबी, इसको टीबी बोलते हैं। ट्यूबरकुलोसिस, है ना, ट्यूबरकुलोसिस का। उसके ये टाइफाइड है, तो टाइफाइड भी जो होता है किसके कारण होता है? यह बैक्टीरिया के कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है। ये भी क्या होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है। और हैजा भी क्या होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है। ये पोलियो, पोलियो जो होते हैं तो किसके कारण होता है? वायरस के कारण होते हैं, ठीक है। तो पोलियो इसका सी आंसर सही होगा। अगला देखिए, पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। इसे
पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है, आपके लिए क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसका जवाब दीजिए, ठीक है। और ये आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा जा रहा है और मेहनत करिए और जो भी हम दे रहे हैं उसे अच्छा से पढ़िए ताकि आपको साइंस पर पकड़ हो और आप अच्छा कर पाएंगे, ठीक है।